हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आईआईटी जेएम जस्ट टीएफआर का। कौन सा टॉपिक है आज का? वो आपके पास है वेव्स एंड वेव्स ऑक्सीलेशन एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, ये टॉपिक आज अपन न्यू टॉपिक है स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी जो अपन ने इन्फॉर्मेशन है टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी थी। टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ पर प्रोवाइड कर दी थी। अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन होना चाहते हो तो आपके पास फिजिक्स ABCD ये टेलीग्राम का जो है लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और फिर ये लिंक दबाओ और फिर ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो जैसे ही आप ज्वाइन कर लोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फिजिक्स कॉर्नर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आगे चलने का प्रयास करें। तो सबसे पहले ये आईआईटी जेएम में कितने नंबर मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन। आईआईटी जेएम के पर्पज़ से बात करें तो ये वेव्स ऑक्सीलेशन एंड ऑप्टिक्स कितने मार्क्स की आती है उसकी बात करें तो अपन बात करेंगे 10 से 12 मार्क्स की आपके पास आती है। 10 से 12 मार्क्स की आती है। ठीक है, आईआईटी जेएम में 10 से 12 मार्क्स की आती है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, जो इसका सिलेबस बनाया गया है आईएससी ने, ठीक है, जो कि कंडक्ट करवा रही है 2021 का पेपर आईआईटी जेएम का। ठीक है, तो इसके सिलेबस की बात की जाए तो देखिएगा, जो इसमें टॉपिक हैं उसकी बात की जाए और कितने टॉपिक हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं हर साल, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आपके पास है SHM। ठीक है, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरा है DHM डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। इसको लिख देता हूं मैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसको लिखूं डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। ठीक है, इसके बाद में आपके पास है FHM फोर्स्ड या ड्राइव्ड फोर्स्ड या ड्राइव्ड फोर्स्ड या ड्राइव्ड DRIVED ड्राइव्ड हार्मोनिक मोशन। ठीक है, फोर्स्ड या ड्राइव्ड हार्मोनिक मोशन। 3 टॉपिक हो गए आपके पास। चौथा टॉपिक आपके पास होता है वेव्स। ठीक है, वेव्स ये टॉपिक आपके पास रहता है ऑक्सीलेशन में। ठीक है, ये टॉपिक ऑक्सीलेशन में और ये वेव का है। ये आपके पास किसका है? वेव का टॉपिक है। अब ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं। अब इसमें ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं। देखिएगा, ऑप्टिक्स का जो पोर्शन रहता है, तो ऑप्टिक्स का जो पहला पोर्शन नंबर 5 रे ऑप्टिक्स। कुछ नया नहीं है इसमें, सारा आपके पास आईआईटी जी का जो सिलेबस है 12th क्लास का वही है सारा। ठीक है, आईआईटी जी और एडवांस का सिलेबस है वही है रे ऑप्टिक्स में, कुछ इसमें नया नहीं डाला गया है। ठीक है, आगे अपन बात करें, छठा टॉपिक आपके पास इंटरफेरेंस
इंटरफेरेंस, जिसमें न्यूटन जो एक्सपेरिमेंट है, न्यूटन रिंग्स, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, इस तरीके के जो एक्सपेरिमेंट है, पतली फिल्म आपके पास रहती है, थिन फिल्म रहती है, ऐसे एक्सपेरिमेंट है आपके पास। जो इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट है वो इसमें डाले गए हैं, जो कि आपके पास अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात की जाए तो आरयू में बीएससी फर्स्ट ईयर में ये बुक रहती है, जिसमें इंटरफेरेंस रहता है। ऑप्टिक्स की जो बुक रहती है उसमें इंटरफेरेंस रहता है, ठीक है। इसके बाद में डिफ्रैक्शन, इसके बाद में जो टॉपिक है आपके पास डिफ्रैक्शन, देखिएगा। डिफ्रैक्शन, विवर्तन, जिसे हिंदी में बोलते हैं। 12th क्लास का भी कुछ टॉपिक है और ब्रॉड टॉपिक आपके पास फिर बीएससी की बुक्स में रहता है। ब्रॉड टॉपिक जो बीएससी की बुक्स में रहता है वही है, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस जो बुक रहेगी, आप ज़्यादा आईआईटी जेईई की केवल तैयारी कर रहे हो तो आपके पास बीएससी की बुक्स ही आपके पास इन दोनों टॉपिक के लिए, जो आपके पास दोनों टॉपिक है। लास्ट टॉपिक और लिख देता हूँ, पोलराइजेशन। ये तीनों टॉपिक के लिए आप बीएससी की ही बुक फॉलो करें, ठीक है। और राइटर भी बता दूंगा, जेस्ट टीएफआर के लिए भी राइटर बता देता हूँ, इतना नोट कीजिएगा। फिर आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसमें एसएचएम स्टार्ट करने वाले हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो देखिएगा, ये मैं प्रेफरेंस दूंगा केवल आप बीएससी की बुक पढ़ें अगर आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, और रे ऑप्टिक्स पढ़ें आईआईटी जी 12th क्लास में हो, 12th क्लास की बुक है उसी को प्रेफरेंस दें। वेव्स, एसएचएम, डीएचएम, एफएचओ, ये आपके पास, इसमें भी आप बीएससी की बुक पढ़ें, ज़्यादा मैं प्रेफरेंस दूंगा। और वेव्स के लिए आप भी बीएससी की बुक पढ़ें, ठीक है। ज़्यादा मैं प्रेफरेंस दूंगा इसमें, केवल आप बीएससी की ही बुक पढ़ें। इस एग्ज़ाम को के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप केवल आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो केवल आप मैं प्रेफरेंस दूंगा कि बीएससी की बुक पढ़ें, बीएससी की ही बुक पढ़ें, ठीक है। जो आपके पास राजस्थान में चलती है सीबीएच, वो पढ़ें, कॉलेज बुक हाउस वाली बुक है, वही फॉलो करें, ठीक है। इतना नोट कीजिए, 10 से 15 मार्क्स का आता है, इतना पोर्शन आपके पास आता है 6 से 7 मार्क्स का, और इतना पोर्शन आता है 5 से 6 मार्क्स का, ठीक है। नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। और जैसे जेस्ट और टीएफआर की तैयारी कर रहा है कोई, जेस्ट टीआईएफआर की तैयारी कर रहा है कोई, तो उसके लिए जो बुक मैं बता रहा हूँ वो देख लीजिएगा ध्यान से। वेव्स और ऑक्सीलेशन के लिए जो मैं बुक बता रहा हूँ, वेव्स एंड ऑक्सीलेशन की जो मैं बुक बता रहा हूँ वो है एनके बजाज, ठीक है, एनके बजाज। और ऑप्टिक्स के लिए मैं बुक बता रहा हूँ अजोय घटक, ठीक है, अजोय घटक, ठीक है। अजोय घटक ऑप्टिक्स के लिए, वेव एंड ऑक्सीलेशन के लिए एनके बजाज, ठीक है। ये आपके पास बुक रहेंगी, इंपॉर्टेंट है, आप एनके बजाज को ही फॉलो करें अगर आप वेव्स एंड ऑक्सीलेशन पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स के लिए अजोय घटक की बुक को फॉलो करें, ठीक है। ये अजोय घटक आपके पास आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर रहते हैं, तो इन सर की आप बुक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन एसएचएम में, एसएचएम की स्टार्टिंग बात करते हैं, किस तरीके से स्टार्टिंग में एसएचएम में बात करेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, फिर अब आगे चलते हैं।
ये अपना सिलेबस था और कुछ बुक्स थी जो आप तैयारी करोगे। अब कुछ लोगों का ऐसा सवाल रहता है कि हम जब पढ़ते हैं या फिर किसी सवाल या कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं तो घर पे हो जाते हैं अपने और कहीं पढ़ते हैं तब भी हो जाते हैं, पर एग्ज़ाम में नहीं हो पाते। ठीक है, तो एग्ज़ाम में नहीं हो पाते तो केवल आप कॉन्सेप्ट पे काम करो और कोई चीज़ मत देखो, केवल कॉन्सेप्ट पे काम करो और प्रैक्टिस करो जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और सुबह सुबह योगा करा करो, योगा करा करो, कपालभाति हुई, अनुलोम विलोम हुआ। ठीक है, तो ये योगा करा करो, भस्त्रिका हुई, आधी आधी घंटे करा करो जिससे आपका दिमाग सही बना रहे, जो आपका ब्रेन है सही बना रहे और कॉन्सेप्ट और आपके जो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है जिससे आप अच्छे से अप्लाई कर पाएँ और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जिससे आपके एग्ज़ाम में भी आपको सफलता मिले। ठीक है, तो योगा आप ज़रूर करा करो आधे घंटे सुबह। ठीक है, तो अपन अब कॉन्सेप्ट पे अपने चलते हैं और एसएचएम की स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिएगा एसएचएम की स्टार्टिंग किस तरीके से करते हैं, देखिएगा। एसएचएम, ठीक है, टॉपिक नंबर फर्स्ट है आपके पास एसएचएम, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, एसएचएम का जो पूरा नाम होता है आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपके पास एसएचएम का पूरा नाम होता है। और जो अपन बॉडी काम में लेते हैं एसएचएम के लिए बहुत बार अपन शब्द बोल देते हैं एसएचओ, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो देखिएगा सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हम जो बॉडी काम में लेते हैं, जो आपके पास वस्तु काम में लेते हैं, जिसका उपयोग करते हैं, और मोशन जो चैप्टर का नाम है। ठीक है, इन दोनों का हम यूज़ लेते हैं और सिंपल वे में इसे एसएचओ बोलेंगे, इसको सिंपल वे में एसएचएम बोलेंगे। तो देखिएगा आगे जो मोशन होती है आपके पास, जो मोशन होती है 2 टाइप्स की होती है। मोशन आपके पास कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। ठीक है, मोशन आपके पास 2 टाइप की होती है। पहली है पीरियोडिक मोशन, और दूसरी मोशन है आपके पास ऑक्सीलेटरी मोशन। 2 टाइप की मोशन हो गई। ठीक है, तो देखिएगा मोशन में जो 2 टाइप की मोशन है कहते किसे हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से एक बार। तो आपके पास पीरियोडिक मोशन कहते हैं कि आप जो मोशन करेगा, जो भी आपके पास एसएचओ, जो भी पार्टिकल जो भी मोशन करेगा वो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, अपने पीरियड को रिपीट करेगा। यानी जैसे घड़ी है आपके पास, ये 12, 6, 3, 9। ठीक है, ये आपके पास घड़ी है, तो एक निश्चित टाइम के बाद में दोबारा 12 बजेंगे, तो ये आपके पास पीरियोडिक मोशन करेगा। ठीक है, पीरियोडिक मोशन करेगा। और ये आपके पास सन है जिसके चारों तरफ अर्थ चक्कर काटती है। अर्थ एक जो सर्किल है वो कंप्लीट करती है। तो ये एक पीरियड कंप्लीट करिए आपने, यहाँ पर क्या किया? एक पीरियड कंप्लीट किया। एक पीरियड यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर कंप्लीट किया। एक पीरियड यहाँ पर कंप्लीट किया। तो एक पीरियड जैसे यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, एक पीरियड कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर ये आपके पास पीरियोडिक मोशन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें ऑक्सीलेटरी मोशन की। इसका एग्जाम्पल भी है कि घड़ी में जो आपके पास सुई होती है वो एक चक्कर कंप्लीट करती है, उसे हम
पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऑक्सीलेटरी मोशन किसे कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल किसी मीन पोजीशन, कोई भी आपके पास ये मीन पोजीशन है, ये मैंने मानी मीन पोजीशन है, ठीक है। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करे, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीलेटरी मोशन। कोई भी मीन पोजीशन है, मैं मान लिया ये मीन पोजीशन है, इसके ही चारों तरफ बस इसके ही ऐसे गति करे, ऐसे। ये आपके पास मीन पोजीशन है, इसके ही अगल बगल इसी के इस तरफ, इसके राइट हैंड साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड मोशन करे, बस ऐसा एक आर्क सी बनाए, बस आर्क सी बनाए, ठीक है। ये मैक्सिमम पॉइंट है, यहां तक मैं जा सकता हूं, फिर ये मीन पोजीशन आ गई, फिर यहां पर मैक्सिमम पॉइंट आ गई, बस ऐसे मोशन करो, ऐसे, केवल ऐसे मोशन करता रहूं, इसे मैं ऑक्सीलेटरी मोशन कहूंगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत शानदार वाला, वो देखोगे कि आपके पास जो भी ऑक्सीलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन होती है। जो भी आपके पास ऑक्सीलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन होती है, ठीक है। कोई भी ऑक्सीलेटरी मोशन होगी वो पीरियोडिक मोशन होगी, ठीक है, समझ गए। अब पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं होगी, क्योंकि पीरियोडिक में कंप्लीट चक्कर करते हैं, कंप्लीट एक पीरियड कंप्लीट करते हैं, परंतु ऑक्सीलेटरी में केवल एक आर्क बनता है, ठीक है। तो ऑक्सीलेटरी मोशन होगी वो पीरियोडिक मोशन होगी, परंतु पीरियोडिक मोशन होगी वो ऑक्सीलेटरी मोशन नहीं होगी। आपके पास क्या है, एक सर्कुलर मोशन की बात की जाए तो सर्कुलर मोशन आपके पास पीरियोडिक मोशन है, परंतु ऑक्सीलेटरी नहीं है, क्योंकि सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट आपके पास पीरियड कंप्लीट करता है। सर्कुलर मोशन अगर एक पार्टिकल यहां से जाएगा तो कंप्लीट चक्कर कंप्लीट कर इस पॉइंट पर आएगा, इस पॉइंट पे जैसे ही आएगा तो ये पीरियोडिक मोशन होगी, ठीक है। ऑक्सीलेटरी में केवल ऑक्सीलेटरी की बात की जाए, अगर ऑक्सीलेटरी की बात की जाए, आपके पास ऑक्सीलेटरी के एग्जाम्पल की बात की जाए, ऑक्सीलेटरी के एग्जाम्पल की बात की जाए तो सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम होता है, देखिएगा ये एक रोड होती है, डिजिट रोड होती है, किसी से बांधी जाती है, डिजिट रोड होती है, किसी से बांधी जाती है, और ये पेंडुलम होता है, और ये मैक्सिमम पॉइंट यहां तक जा सकता है, मैक्सिमम पॉइंट यहां तक जा सकता है, और यहां से मोशन कर फिर यहां पर जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, इस तरीके से हाथ की तरफ देखिएगा, इस तरीके से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। ये भी आपके पास यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, ये आपके पास क्या होगी, मीन पोजीशन, ये आपके पास क्या होगी, मीन पोजीशन, ठीक है। ये आपके पास मीन पोजीशन होगी, और ये एंगल थीटा होगा। ये आपके पास क्या होगा, सिंपल पेंडुलम होगा। जैसे यहां पर मैं इसको फोर्स लगाऊंगा, इस पेंडुलम को यहां से फोर्स लगा के ऊपर भेजूंगा, यहां तो मैंने क्या लगाया, फोर्स लगाया F, ठीक है। ऊपर जाने के बाद यहां तक फोर्स लग रहा है, फिर ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, X डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ होगा। ये आपके पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, जो कि किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा। मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, परंतु ये पेंडुलम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पर जाकर अपना डिस्प्लेसमेंट वापस मीन पोजीशन की ओर दर्शाता है, मीन पोजीशन की तरफ जाता है, वापस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे जाने के बाद फिर अपनी मीन पोजीशन पे जाता है। कोई उसके पास और कोई चारा नहीं होता, ये अपने मीन पोजीशन पे जाता है। तो यहां से एक इक्वेशन निकलेगी आपके पास, F बराबर -kx, एक्स कैप, अगर वेक्टर फॉर्मेट में दर्शाएं तो, ठीक है। ये मैंने x डायरेक्शन मान ली, और ये अब मैंने y डायरेक्शन मान ली, ठीक है भाई।
ये हो गई, और ये ऐसे ही ऐसे इस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऐसे ही मोशन करेगा। ये देखिएगा, ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन मेरी बोर्ड पर मानिए, और ऐसे ऐसे मोशन करेगा। ठीक है, इस तरह की जो मोशन होगी आपके पास, सिंपल पेंडुलम की मोशन होगी, ऑक्सिलेटरी मोशन होगी। अब मैं बात करूं नेक्स्ट ऑक्सिलेटरी मोशन के एग्जांपल की, मास स्प्रिंग सिस्टम। मास स्प्रिंग सिस्टम, यह भी आपके पास ऑक्सिलेटरी मोशन होता है। ये आपके पास मास हुआ और मैंने इसको खींच कर छोड़ दिया, तो ये इस तरफ मोशन करेगा, ये मीन पोजीशन है, इसके इर्द गिर्द मोशन करेगा। तो ये आपके पास इसका क्या कहलाता है, कि आपके पास यहां लिख देता हूं कि आपके पास कहलाता है फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट क्या कहलाता है आपके पास, फोर्स कांस्टेंट। एक्स डायरेक्शन में है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर मैंने काम में लिया है एक्स कैप, यहां पर काम में लिया है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, देखिएगा आगे चलते हैं। इतना नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। इतना नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिएगा आगे चलते हैं। अब ऑक्सिलेटरी मोशन है, ऑक्सिलेटरी मोशन है, तो आपके पास पीरियोडिक मोशन की मात्रा कम हुई, पीरियोडिक मोशन की मात्रा कम हुई। जैसे पीरियोडिक मोशन कम हुआ, किसी उसकी एनर्जी मतलब ऑक्सिलेटर की एनर्जी कम थी, तो उसका पीरियोडिक मोशन कम हुआ। तो पीरियोडिक मोशन कम होने पर वो ऑक्सिलेटरी मोशन की श्रेणी में आ जाएगा। पीरियोडिक मोशन की मात्रा कम होने पर, क्योंकि पीरियोडिक मोशन तो पूरा कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट होगा, एक साइकिल कंप्लीट होगा जब आपके पास क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। परंतु मैं बात करूं ऑक्सिलेटरी मोशन की, तो ऑक्सिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन अगर कम हुआ, जो ऑक्सिलेटर है उसकी एनर्जी कम हुई, तो आपके पास पीरियोडिक मोशन किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्सिलेटरी मोशन में चेंज हो जाएगा। अगर पीरियोडिक मोशन की मात्रा ज्यादा हुई, मैं सपोज कर लो कि पीरियोडिक मोशन की मात्रा क्या हुई, ज्यादा हुई, ज्यादा होने पर क्या होगा, कंपन हो जाएगा, कंपन मोशन हो जाएगी। उसकी जो कंपन होगा उसमें कंपन होने लग जाएगा, पार्टिकल में क्या होने लग जाएगा, कंपन होने लग जाएगा। मतलब पीरियोडिक मोशन की एक स्टेटमेंट मैं पास कर रहा हूं, देखिएगा क्या है स्टेटमेंट, कि आपके पास जो पीरियोडिक मोशन है इसकी मात्रा ज्यादा हुई तो कंपन हो जाएगा, कंपन वाला मोशन हो जाएगा आपके पास। और पीरियोडिक मोशन की मात्रा कम हुई या क्वांटिटी कम हुई तो ऑक्सिलेटरी मोशन हो जाएगा। ठीक है, इतना अपन चर्चा करेंगे। अगर आप साइड में कहीं इस बात को नोट कर सको तो कर दो, लिखाने की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऑक्सिलेटरी मोशन पे पढ़ रहे हैं, तो एसएचएम ऑक्सिलेटरी मोशन की बात करेंगे। पीरियोडिक मोशन की केवल डेफिनेशन की बात करते हैं, पीरियोडिक मोशन में केवल डेफिनेशन की यहाँ पर बात करते हैं। पीरियोडिक मोशन में केवल डेफिनेशन की बात करते हैं, जबकि हम ऑक्सिलेटरी मोशन से ही एसएचएम की स्टार्टिंग करते हैं। तो दिखाओगे जो है अपने पास, देखिएगा ऑक्सिलेटरी मोशन की स्टार्टिंग करते हैं अपन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी पार्टिकल about mean position
अबाउट मीन पोजिशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी पार्टिकल अबाउट मीन पोजिशन यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन अबाउट मीन पोजिशन अंडर restoring force is known as oscillatory motion। एग्जाम्पल की बात की जाए, सिंपल पेंडुलम, एग्जाम्पल की बात की जाए तो आपके पास क्या रहेगा, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, मास स्प्रिंग सिस्टम etc। दो एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, और भी ले सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। टोरिजनल पेंडुलम, जो जिसे हम बोलते हैं टोरिजनल मरोड़ी दोलक, टोरिजनल पेंडुलम इसका ही एग्जाम्पल है, ठीक है, मरोड़ी दोलक, ठीक है। तो देखिएगा, ये आपके पास सिंपल पेंडुलम हो गया, स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया, टोरिजनल पेंडुलम हो गया, और भी बहुत एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। तो देखिएगा, आगे चलते हैं अपन। सिंपल पेंडुलम की बात करें तो ये आपके पास एक रोड से इसे बांधा गया है, और ये आपके पास क्या है, मीन पोजीशन है। ये आपके पास क्या है, मीन पोजीशन है। ये आपके पास मीन पोजीशन है। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है। ये एंगल थीटा हो गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है, ठीक है भाई। यहाँ पर भी अपन दर्शा सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है, ठीक है भाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन है। और जैसे मैंने फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया कोई भी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्स जो मैंने अप्लाई किया, ठीक है, इसका अपोज करेगा, जो आपके पास अपोज कौन करेगा, डिस्प्लेसमेंट अपोज करेगा। ये आपके पास क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, REST, रिस्टोरिंग फोर्स। ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। टी यहाँ पर आएगा भाई, RES रिस्टोरिंग फोर्स की स्पेलिंग गलत लिख दी अपन ने, तो जो स्पेलिंग है आपके पास RESTRO, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स। अंडर रिस्टोरिंग फोर्स, स्पेलिंग बार बार गलत हो रही थी, ठीक है, ये अपने अब स्पेलिंग ठीक हो गई है। तो अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स इज नोन एज ऑक्सीलेटरी मोशन। जो रिस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे अपन, जो रिस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे वो आपके पास ये फोर्स होगा, ठीक है, और जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा इसका। जैसे ही मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा, उसके बाद में जो मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा उसके बाद में आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ होगा, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा, ये आपका मोशन का पाथ होगा, ठीक है, ये अपन ने बात कर ली। और जैसे मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, अब समझोगे, जैसे ही मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा तो आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। जैसे ही मैक्सिमम पॉइंट पे गया तो वेलोसिटी एक बार रुकेगा पार्टिकल, फिर
फिर नीचे आएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन की ओर होगा। पहले रुकेगा पार्टिकल थोड़ी देर, फिर डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी, तो वेलोसिटी जीरो हुई तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, और यहाँ पर रुकेगा तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम हो गई। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा क्योंकि ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। अगर मेन पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे ही पार्टिकल यहाँ फोर्स लगाया जाएगा, फिर तो यहाँ से आकर, यहाँ से इस पाथ से चलकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, और फिर यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे जाएगा। फिर यहाँ पर किस पे जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे जाएगा। जो ये मीन पोजीशन होगी, ये आपकी जो मीन पोजीशन होगी, यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, और आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जिसके कारण आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जिससे आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे ही फोर्स लगाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट ये आएगा, तो फिर यहाँ पॉइंट पर मीन पोजीशन पे आकर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पे जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि यहाँ पर रुकेगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर रुकने के कारण पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, इतना नोट कीजिएगा। और स्प्रिंग मास सिस्टम भी देख लीजिए एक बार। वैसे बता चुका हूँ पहले, ये एक स्प्रिंग है और इस पे मास है, तो आपके पास ये मास है और इसको खींच के छोड़ा, तो ये फोर्स यहाँ पर लगाया और डिस्प्लेसमेंट एक्स इस तरफ हुआ। नोट कर लीजिए, इतना फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट 1 2 3, फटाफट नोट कर लीजिए, पॉज कर कर फिर आगे चलते हैं। आगे देखिएगा भाई, आगे देखिएगा किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। इतना नोट कीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। फटाफट नोट कीजिएगा भाई, फटाफट नोट कीजिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट। अब चलते हैं आगे। देखिएगा, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं। सिंपल पेंडुलम पे ही चर्चा कर रहे थे। ये आपके पास डिजिट रोड से बांधा गया था। ठीक है, और ये आपके पास एंगल थीटा था। ठीक है, ये, और ये आपके पास मीन पोजीशन थी।
मीन पोजीशन थी, ठीक है। ये आपके पास मीन पोजीशन थी, ये आपके पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन थी, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन थी। यहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के बाद में एक्स का जो डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ हुआ था, यहाँ पर अपन ने फोर्स लगाया था, ठीक है। और ये पाथ था, ये इसका क्या था, पेंडुलम का पाथ था, ठीक है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स की बात की जाए, ठीक है, जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, जो मैंने टू एंड फ्रो जो मोशन हुई है, टू एंड फ्रो कोई भी पार्टिकल की मोशन हुई है, किसके अंडर हुई है, रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर हुई है, और किसके अबाउट हुई है, मीन पोजीशन के अबाउट हुई है, ये केवल आपके पास क्या होगी, वैलिड ओनली ऑन स्मॉल ऑक्सीलेशन, ये आपके पास कहानी वैलिड होगी स्मॉल ऑक्सीलेशन, बहुत कम ऑक्सीलेशन होगा जब वैलिड होगी। मतलब जो भी फोर्स की मात्रा है F बराबर माइनस के एक्स, तो के एक्स आपके पास होगा, तो x की वैल्यू होगी आपके पास, तो x की वैल्यू पावर 1 होगी, इसकी जो सीरीज होगी आगे की एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, ये जो सीरीज चलेगी, इसकी जो फोर्स की सीरीज होती है, बहुत ही डेप्थ में अगर स्टडी की जाए तो मैं सीरीज़ वगैरह नहीं बताता कि कंफ्यूजिंग होगी, बार बार उसको आती नहीं है। जो सीरीज़ होगी आपके पास एक्स स्क्वायर क्यूब एक्स की पावर 4, वो आपके पास क्या होगी, उसको नेगलेक्ट करेंगे, केवल एक्स की पावर 1 लेंगे, इसलिए अपन स्मॉल ऑक्सीलेशन की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट, जो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपके पास जो लगाया गया फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो देखिएगा F इक्वल टू माइनस के एक्स एक्स कैप, ठीक है। वेयर इक्वेशन फर्स्ट, वेयर K is force constant, applying a force by external system, applying a force by external system, F इक्वल टू ma, ठीक है। वेक्टर फॉर्मेट में लिखा हूँ, अब अगर इसे मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगी F, जो एक्सटर्नल फोर्स ये अप्लाई किया गया आपके पास, जो फिर उसके बाद में रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा, क्योंकि ये वापस अपनी मीन मैक्सिमम पोजीशन से इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ मोशन करने लग जाएगा, मीन पोजीशन पे मोशन करने लग जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के बाद में जो करने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, जो ग्रेविटी का अपना फोर्स अप्लाई करेगा, ग्रेविटी का भी फोर्स होगा इसमें कुछ ना कुछ, जिसके कारण मैक्सिमम पोजीशन के बाद में ये इस तरफ मोशन करने लग जाएगा। जो ग्रेविटी का फोर्स होगा उसके कारण इस तरफ मोशन करने लग जाएगा, वो आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स होगा। कौन रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, ये फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, ये यहाँ पर था, ये रोड पे लटक रहा था और इस पे एक ग्रेविटी का फोर्स लग रहा था, परंतु इतना प्रभावी नहीं था, क्योंकि इसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे ले गए। जब ये जो फोर्स हुआ ये तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, फिर ग्रेविटी का फोर्स लगने लगा, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे जाने के बाद जो ऑक्सीलेटर है, जो
पेंडुलम है, जो पेंडुलम है वापस अपनी मीन पोजीशन पे आना चाहता है, मीन पोजीशन पे आना चाहता है, तो एक एक्सटर्नल फोर्स है, ये तो इसको इस तरफ ले जा रहा है, परंतु एक्स डिस्प्लेसमेंट से जो इस तरफ आया है, जिसके कारण आई है, वो आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स होगा। रिस्टोर कर दिया, जो एनर्जी को रिस्टोर कर दिया, जिसके कारण वो मीन पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जो अपन एसएचएम में जो फोर्स पढ़ रहे हैं उसके बराबर हो जाएगी। एफ बराबर जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, जो रीस्टोरिंग जो फोर्स लगाया गया है, ये तो अपना लगाया गया है फोर्स, जो रीस्टोरिंग फोर्स बना है, जो रीस्टोरिंग फोर्स ये बना है, ठीक है, ये बना है, तो जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो गया और लगाया गया फोर्स है, उसको भी आप रीस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि जो फोर्स अपन ने लगाया है वो आपके पास क्या हो जाएगा, जो लगाया है वापस लगाने पर वापस इस तरफ, लगाने पर वापस इस तरफ, तो ये आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स आर। ठीक है, ये फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, जो एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे लगाया गया है वो बराबर हो जाएगा, जो सिस्टम पे रीस्टोरिंग फोर्स है, फोर्स मैंने इस तरफ लगाया और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ। ठीक है, तो ये आपके पास जो फोर्स है ये क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, परंतु जो ये क्वांटिटी है जिसके कारण यहां पर आया पार्टिकल वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ गया, तो ये पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स जो आपके पास है वो आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को बराबर कीजिए, दोनों को इक्वेशन को बराबर में लिख दीजिए, एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स, के को इस तरफ भेजिए, और जगह है क्या कहीं, आगे करते हैं, इसको मिटा दें भाई, अब जरूरत नहीं है इसकी। ये तो 11th-12th क्लास में भी पढ़ा हुआ है टॉपिक है। देखिएगा आगे, एम डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0 डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम मल्टीप्लाई में एक्स इक्वल टू 0। के बाई एम को अपन ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ओमेगा को लिखेंगे रूट के एम, के अपॉन एम, रूट के अपॉन एम, के अपॉन एम लिख देंगे। ठीक है, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। इतना नोट कीजिए, साथ साथ में नोट कीजिए भाई। आज इस थोड़ा धीरे ही चल रहे हैं, आज पहली क्लास है अपने पास वेव ऑक्सीलेशन एंड ऑप्टिक्स की, जो आज थोड़ा धीरे ही चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही धीरे चल रहे हैं, इक्वेशन ही लाए अभी तो 40 मिनट हो गई होगी आराम से, तो इक्वेशन ही आई है अपने पास। तो देखिएगा आगे सोल्व करते हैं। आज तो बहुत ही धीरे चल रहे हैं भाई। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। मैं डी स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, तो मैं डी को लिख रहा हूँ, डी अपॉन डी है, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको डबल है मतलब स्क्वायर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ डी लिख रहा हूँ, डी अपॉन डी टी। ठीक है, अब इसकी जगह मैं अगर एक्सिलरी इक्वेशन बनाऊँ, सहायक समीकरण हिंदी में बोलते हैं, ये बनाऊँ, तो एम स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं डी को रिप्लेस किससे किया हूं, एम से रिप्लेस किया हूं। ठीक है, डी को क्या लिखा हूं, डी अपॉन डी टी, एम स्क्वायर एक्स,
ठीक है, इसमें से मैं x हटा दूंगा। एक्सिलरी इक्वेशन में x का कोई काम नहीं होगा, x का एक्सिलरी इक्वेशन में x का क्या नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। इसको इसमें कॉमन ले लीजिए, डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, x बाहर ले लीजिए। अब एक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगा तो x का इसमें कोई काम नहीं होगा, तो एम स्क्वायर, और d को क्या लिख रहा हूँ, m लिख रहा हूँ, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एम स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो m की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी m की वैल्यू। ठीक है, अब अपने पास जो क्वांटिटी है, जो अपने पास क्वांटिटी है x किसका फंक्शन है, t का फंक्शन। x एक बार लिख दीजिए, t का बाद में फंक्शन निकालेंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, c1 e की पावर आयोटा ओमेगा t प्लस c2 e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा t। ठीक है, ये आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी। अब क्या हो जाएगा, अगर इसका जो सॉल्यूशन लेते हैं अपन, x बराबर सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो सी एफ निकालने का क्या तरीका है, c1 e की पावर आयोटा ओमेगा, जो प्लस वाला है पहले लिख दो आयोटा ओमेगा, फिर माइनस वाला लिख दो माइनस आयोटा ओमेगा। ठीक है, और पी आई यहाँ पर 0 है, ये इस राइट हैंड साइड वाला 0 है, तो इसको पी आई आपके पास 0 हो जाएगा। और टोटल इक्वेशन लिखोगे तो x के बराबर लिख दोगे, ऐसे अपन लिखते हैं। ठीक है, अब आगे चलें तो देखिएगा, x इक्वल टू c1, ये आपके पास क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी। ठीक है, प्लस c2 कोस ओमेगा टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा टी। यहां पर क्या यूज लिया है, इतना नोट कर लिया तो आगे चलें अपन, इतना नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं। देखिएगा, अपन ने क्या यूज लिया है, e की पावर आयोटा थीटा यूज लिया है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा को क्या यूज लिया है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है भाई, ये अपन ने दो क्वांटिटी है यूज ली है। यहाँ पर प्लस वाली ली है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ली है, यहाँ पर ली है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, अपन ने यहाँ पर यूज ली है। ठीक है, अब चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, c1 कोस ओमेगा टी, और इसमें से कॉमन लोगे तो c1 प्लस c2 कोस ओमेगा टी, तो c1 प्लस c2 क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी। आगे चलें तो आपके पास क्या हो जाएगा, c1 प्लस c1 माइनस c2, इसमें भी आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, आयोटा साइन ओमेगा टी। ठीक है, आयोटा भी अपन कॉमन में ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस क्वांटिटी को मैं a बोल देता हूं या फिर c बोल देता हूं, बड़ा c कोस ओमेगा टी, इस क्वांटिटी को मैं क्या बोल देता हूं, d साइन ओमेगा टी। ये आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, x का सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या हो जाएगा, x का सॉल्यूशन, कोस ओमेगा टी और d साइन ओमेगा टी। ये आपके पास क्या हो जाएगा, x का सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या हो जाएगा, x का सॉल्यूशन, जिसकी जगह मैंने c की जगह क्या लिखा है, c1 प्लस c2, बड़ा C है ये, बड़ा C। d की जगह क्या लिखा है, आयोटा c1 माइनस c2। नोट कर लीजिए इतना, ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आगे चले तो देखिएगा,
आगे अगर अपन इनिशियल क्या लाएं, फेज लाएं, इसमें क्या लाएं, इनिशियल फेज लाएं, तो किस तरीके से इनिशियल फेज लाएंगे वो देखिएगा। अगर सॉल्यूशन एक के पदों में होगा, जो कि आपके पास एक्स का सॉल्यूशन होगा तो कोस के पदों में होगा, तो एक के पदों में होगा, कोस के पदों में होगा तो इसमें साइन नहीं आएगा, साइन के पदों में होगा तो कोस नहीं आएगा, दोनों कंडीशन इसमें अवेलेबल होगी। ठीक है, तो देखिएगा अगर मैं x की वैल्यू किस में लाऊं, केवल साइन में लाऊं, साइन ओमेगा टी प्लस जेड आपके पास क्या है, इनिशियली फेज है, जेड आपके पास क्या है, इनिशियली फेज है, ए एम्पलीट्यूड, ए क्या है आपके पास, एम्पलीट्यूड है। अगर ए का मैं फॉर्मेट लिखूं तो रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अगर फेज की बात करूं तो आपके पास टेन इनवर्स सी अपॉन डी ये आपके पास होंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर मैं एक का सॉल्यूशन ला रहा हूं तो ए साइन ओमेगा टी, तो मैं यहां पर इनिशियल फेज यूज ले लूंगा। इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यानी कोई भी पेंडुलम है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट पे जाता है, उसकी जो डिस्टेंस होगी, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे जाता है उसकी जो डिस्टेंस होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे जाएगा, उसकी जो आपके पास एम्पलीट्यूड होगा, जो इसकी डिस्टेंस होगी, जितने डिस्प्लेसमेंट पे जाएगा, मैक्सिमम पे जाएगा तो उसकी डिस्टेंस होगी, वो आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अगर साइनसोइडल वेव की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट है, ये आपका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम्पलीट्यूड। ठीक है, इतना नोट करके चलिएगा, फिर आगे चर्चा करते हैं। यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, आगे चर्चा करें। अगर कोस में लाना है तो कोस में कैसे लाओगे इस फॉर्मूले को, देखिएगा। मैं इसको कहीं ऊपर लिख लेता हूं, अपने को यूज आएगा, अपने को काम में आएगा, तो मैं ऊपर लिख लेता हूं, सी कोस ओमेगा टी प्लस डी साइन ओमेगा टी। ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी। ये अपने पास काम में आएगी, तो इसलिए मैं मिटो के आगे सोल्व करता हूं इसको। आगे देखिएगा, जो जेड की वैल्यू है, अगर मैं इसको क्या लिख दूं, के प्लस पाई बाई टू जेड की जगह लिख दूं, तो देखिएगा एक्स टी ए साइन ओमेगा टी प्लस के प्लस पाई बाई टू, तो पाई बाई टू लगेगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए कोस ओमेगा टी प्लस के। ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऐसे निकली आएगी। लेट अस सपोज, लेट, ठीक है भाई, लेट कर दिया, इसको लेट कर दिया, ये आपके पास कोस ओमेगा टी में आ जाएगी। इतना नोट कीजिएगा, कोस में किस तरीके से आएगी और साइन में किस तरीके से आएगी, ये अपन ने बता दिया है। ठीक है, अब अगर फिजिकली इसकी बात करें, फिजिकली मीनिंग की बात करें, इन दोनों इक्वेशन की फिजिकल मीनिंग की बात करें, तो देखिएगा फिजिकल मीनिंग की बात करते हैं। थोड़ा शाई भर लेते हैं, शाई कम दिख रही है। ठीक है, तो फिजिकल मीनिंग की बात करेंगे, पहले शाई भर लेते हैं। देखिएगा भाई, ये अपने पास फिजिकल मीनिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो अब मैं मिटा दूं इसको, फिजिकल मीनिंग की बात करते हैं। इनिशियली अपन क्या करते हैं कि इनकी फेज को तो जीरो करते हैं, इनकी फेज को क्या करते हैं, इनिशियली जीरो मानते हैं। तो जैसे ही मैं अपन को एक बात पता है, इनिशियली जो फेज है इनकी, अगर मैं साइन की टर्म की बात करूं और के की टर्म की बात करूं, तो आपके पास जो फेज है, फेज आपके पास जीरो रहेगी। इनिशियली फेज अपन जीरो मान के चलते हैं, जो की बात करते हैं। अगर इसकी बात करेंगे
इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, तो देखिएगा ये आपके पास x बराबर 0 है। ये अपन को पता है x बराबर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a है, क्योंकि इनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a है। ठीक है, तो x बराबर 0 और इनिशियल फेज आपके पास 0, तो x बराबर 0, तो आपके पास t की वैल्यू 0 हुई, t की वैल्यू 0 हुई, इसमें मान लीजिए t की वैल्यू 0 हुई और t की वैल्यू 0 हुई और x की वैल्यू t की वैल्यू 0 हुई, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0। तो यहाँ पर जो मीन पोजीशन पे काम करेगा a साइन ओमेगा t काम करेगा एक्स टी, और फेज को मैं 0 ले रहा हूँ, फेज को क्या ले रहा हूँ 0 ले रहा हूँ। अगर मैक्सिमम पोजीशन की बात करूँ तो t बराबर 0 पे कोई कंडीशन लिया हूँ मैं t बराबर 0 पे, अगर मैं t बराबर 0 पे लूँ तो ये आपके पास x बराबर a आएगा मैक्सिमम, क्योंकि t बराबर 0 पे इसकी वैल्यू 0 होगी और k की वैल्यू इनिशियल फेज है, इसकी वैल्यू मैंने 0 की है, तो यहाँ पर एक्स टी बराबर a कोस ओमेगा टी। ठीक है भाई, ये आपके पास क्वांटिटी आएगी, नोट कर लीजिएगा। अब आगे बात करें अपन, तो अलग अलग चीज आएंगी। अगर ये कॉम्बिनेशन है, ये आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया, ये आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन बना दिया। ठीक है, अपन एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू साइन के टर्म में ही लेते हैं, परंतु इसके टर्म में भी लेते हैं। इसका जो मीन होगा, जो महत्वपूर्ण मीन होगा, क्या होगा महत्वपूर्ण मीन होगा, तो जैसे ही आपके पास ये क्वांटिटी यूज ले रहे हैं, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी यूज ले रहे हैं x बराबर a साइन ओमेगा टी, तो उस टाइम ये नहीं लेंगे, जिस टाइम ये लेंगे वो उस टाइम ये नहीं लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं अपन, इतना फटाफट नोट कीजिएगा फिर अपन आगे चलते हैं, इतना फटाफट नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। समझ में आ गया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, चलें भाई आगे, तो देखिएगा आगे किस तरीके से बढ़ते हैं। आपके पास मान लीजिए केवल यही है, यही आपका सॉल्यूशन है डिस्प्लेसमेंट का, तो इसमें क्या करेगा, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन से ये कंडीशन है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से दाईं ओर गति करेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इससे किसकी ओर गति करेगा, राइट हैंड साइड मोशन करेगा पार्टिकल। ठीक है, अगर यहां पर माइनस लगाए तो लेफ्ट हैंड साइड मोशन करेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मोशन करेगा। अगर इस पे माइनस लगाए, यहां पर एम्पलीट्यूड के साइड में यहां पर माइनस लगाए तो लेफ्ट हैंड साइड मोशन करेगा, अगर प्लस लगाए तो यहां पर राइट हैंड साइड मोशन करेगा। अगर इसकी बात करें, इसका उल्टा हो जाएगा, अगर यहां पर प्लस लगाए तो राइट हैंड साइड मोशन करेगा, राइट हैंड साइड मोशन करेगा। राइट हैंड साइड किस पॉइंट पर मोशन करेगा वो देखोगे, किस पॉइंट से मोशन करेगा, जो राइट हैंड साइड पर मोशन करेगा अगर प्लस लगाए, अगर माइनस लगाए, यहां पर माइनस लगाए तो राइट हैंड साइड मोशन करेगा। किस माइनस लगाए जब और प्लस लगाए तो ये मोशन करेगा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से मोशन करेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अभी तो बताया था, ठीक है, अभी तो बताया था कि यहां पर लगेगा, इक्वेशन लगेगी तो एक्स टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, और यहां पर लगेगी तो एक्स टी इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, ये इक्वेशन लगेगी। और तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से राइट हैंड साइड में मोशन करेगा अगर प्लस लगाए, अगर माइनस लगाए प्लस लगाए तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड मोशन करेगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से, अगर माइनस लगाए तो राइट हैंड साइड मोशन करेगा। इसकी बात की गई, इसकी बात करी तो प्लस लगाए तो राइट हैंड साइड किससे, इक्विलिब्रियम पोजीशन से प्लस लगाए, और लेफ्ट हैंड साइड मोशन करेगा अगर माइनस लगाए इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से। ठीक है, और यहां पर जो इक्वेशन होगी एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, यहां पर जो इक्वेशन होगी एक्स टी इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। ठीक है, नोट कीजिए, ये तो बस नॉर्मली बात थी, साइड में कहीं भी नोट कर लीजिएगा।
ये तो इंपॉर्टेंट बात थी नहीं, पर महत्वपूर्ण बात नहीं थी इतनी। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, कोई साइड में नोट कर लीजिएगा। लेफ्ट साइड या राइट साइड कैसे मोशन करेगा पार्टिकल, कैसी इक्वेशन गिवन होगी, उस पे चर्चा की थी अपन ने। तो आगे देखिए भाई, आगे xt is a periodic function, is a periodic function where बड़ा वाला t is a बड़े वाला t is a period, then xt इक्वल टू एक्स टी प्लस टी। ठीक है, तो एक्स टी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ ए साइन ओमेगा टी प्लस जेड, अपन ने यूज ली थी। ठीक है, इक्वल टू ए साइन ए, और इसकी जगह क्या लेंगे, ओमेगा टी प्लस टी। ठीक है, क्योंकि पीरियड है तो टी प्लस टी इसकी जगह लेंगे यूज। ठीक है, जो ब्रैकेट में लिखा गया है वो उसकी जगह अपन यूज लेंगे, जो टी है उसकी जगह, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी, तो टी प्लस टी है तो यहाँ पर टी प्लस टी यूज ले लिया, टी प्लस बड़े वाला टी। ठीक है, अब आगे बात करी जाए प्लस जेड। ठीक है, अगर मैं इसमें, ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये आपके पास क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसमें क्या कर दूं मैं, साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई की 2 पाई जोड़ दूं। जैसे ही मैं 2 पाई जोड़ूंगा, जैसे ही मैं 2 पाई जोड़ूंगा, 2 पाई जोड़ूंगा, जैसे ही मैं 2 पाई जोड़ूंगा तो वही फंक्शन आ जाएगा जो साइन का 2 पाई जोड़ने से पहले का फंक्शन था। ठीक है, 2 पाई जोड़ने पर कोस में, साइन में 2 पाई जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही पहले वाला फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि पूरा चक्कर कंप्लीट कर कर साइन और कोस उसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जो पहले थे। ठीक है, इसलिए इसे हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसे पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस जेड प्लस ओमेगा बड़े वाला टी। ठीक है, दिख तो रहा होगा, ए से ए कैंसिल, आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, ये आपके पास, आगे चर्चा करते हैं। देखिएगा किस तरीके से आगे चर्चा करते हैं। तो जैसे आपके पास कट जाएगा ए से ए, तो साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस जेड इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस जेड प्लस ओमेगा बड़े वाला टी। ठीक है, अगर इस स्मॉल ऑक्सीलेशन फॉर स्मॉल ऑक्सीलेशन की बात करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो साइन यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस जेड किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस जेड के इक्वल हो जाएगा। इसकी बात करें तो साइन ओमेगा टी प्लस जेड प्लस बड़े वाला ओमेगा टी इक्वल टू किसके हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस जेड प्लस बड़े वाला ओमेगा टी। ठीक, आगे चलें। तो इतना मैं मिटा देता हूं, इसकी नोट कर लीजिए, 1 2 3। समझ में आ जाए तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक जना तो 5-5 6-6 सब्सक्राइबर बढ़ा सकता है। ठीक है, तो देखिएगा, आगे चर्चा करते हैं, कंटेंट पर चर्चा करते हैं। तो ये क्वांटिटी आपके पास बराबर हो जाएगी, तो ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस जेड। ठीक है,
तो आपके पास क्या हो जाएगी, ओमेगा टी प्लस जेड प्लस ओमेगा बड़े वाला टी। ठीक है, तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, 2 पाई इक्वल टू ओमेगा टी, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये आपके पास क्या आ गया, टाइम पीरियड। 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 ठीक है, ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया। ये तो अपन टाइम पीरियड 10th क्लास 12th क्लास में पढ़ लेते हैं, 11th क्लास में भी पढ़ लेते हैं, तो सॉल्यूशन अपन करके बताया कि कैसे आएगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो टाइम पीरियड का उल्टा होगा, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे अपन चर्चा करते हैं। आगे अपन चर्चा करते हैं, इतना पहले नोट कीजिए। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में, इतना आज यहीं समाप्त करते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन की, और एग्जाम्पल है सिंपल पेंडुलम है, टोरिजिनल पेंडुलम है, स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसकी सबकी इक्वेशन की बात करेंगे और इनके सब कंडीशन की बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ही वेव ऑक्सीलेशन एंड ऑप्टिक्स को देखते रहिए और कंप्लीट देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को शेयर कीजिए। और इतना पहले आप नोट कर लीजिएगा, मैं टाइम देता हूँ 1 2 3, फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लिया हो तो अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।